हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड मशीनिस्ट ग्राइंडर फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से कितनी बार ही क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते तब तक आपको ये आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर की अगर आपको और वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के मशीनिस्ट ग्राइंडर के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तथा साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज़ यूज टू टर्न स्टेप टेपर। टेपर टर्निंग की किस विधि का उपयोग खड़ा टेपर को खराद करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है कंपाउंड रेस्ट मेथड। कंपाउंड रेस्ट विधि के द्वारा या कंपाउंड रेस्ट मेथड के द्वारा हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। इज़ मेनली यूज टू टर्न द स्टीप टेपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द स्पिंडल स्पीड इन लेथ मशीन। खराद मशीन में जो स्पिंडल की जो स्पीड होती है उसकी गति को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है? तो उसको गति का जो सूत्र होता है वो होता है N इज इक्वल टू CS इंटू में 1000 डिवाइड बाई पाई D और RPM। तो N क्या है? नंबर ऑफ RPM है, और जो हमारी CS है, CS को बोलते हैं हम कटिंग स्पीड, N है RPM मल्टीप्लाई बाई 1000, पाई स्टैंडर्ड होता है 22/7, D है डायमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेपर टर्निंग इन कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड में टेपर खराद करने का जो सूत्र है वो क्या है? तो इसका जो सूत्र है वो है tan α/2 D कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाई 2 इंटू में L। तो ये जो कैपिटल D है वो है आउटर डायमीटर, स्मॉल d है वो है स्मॉलर डायमीटर, और L है वो है लेंथ ऑफ द वर्क पीस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेपर टर्निंग इन टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड में या विधि में टेपर खराद करने का जो सूत्र है वो क्या है? तो उसका जो सूत्र है ऑफसेट इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d इंटू में L डिवाइड बाई 2L। जो कैपिटल D है वो है डायमीटर और आउटर डायमीटर, स्मॉल d है वो इनर डायमीटर, जो L है वो है हमारा लेंथ ऑफ द वर्क पीस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑफसेट फॉर टेपर टर्निंग इन टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड में टेपर खराद करने की जो ऑफसेट विधि की जो मात्रा है वो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A1 5.33 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई रैक एंगल इज प्रोवाइड इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसमें जो रैक एंगल है वो क्यों दिया जाता है? तो रैक एंगल इसलिए दिया जाता है कि जो चिप का जो फ्लो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और जो चिप जनरेट हो वो ज्योमेट्रिकली चिप जनरेट हो। तो रैक एंगल इज प्रोवाइड इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल टू कंट्रोल द चिप फ्लो एंड ज्योमेट्री ऑफ द चिप। चिप के प्रवाह और ज्यामिति को नियंत्रण करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग डुप्लीकेट टेपर्स आर प्रोड्यूस इन लेथ। टेपर टर्निंग की कौन सी विधि खराद में डुप्लीकेट टेपरिंग उत्पन्न करती है। तो जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट एक मेथड ऑफ टेपर टर्निंग डुप्लीकेट द टेपर्स आर प्रोड्यूस ऑन द लेथ मशीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर ट्रेन। गियर ट्रेन का प्रकार कौन सा है। तो जो एक गियर का सिस्टम दिया गया है, तो जो गियर का प्रकार है ये कंपाउंड गियर ट्रेन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ द गियर ट्रेन। चित्र दिया गया है, उसमें बताना है कि जो गियर ट्रेन है वो किस प्रकार का गियर ट्रेन है। तो ये हमारा सिंपल गियर ट्रेन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गियर रेशियो फॉर कटिंग थ्रेड्स। चूड़ी काटने के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है ड्राइवर टू द ड्रीवन इज इक्वल्स टू लीड ऑफ वर्क टू द लीड ऑफ लीड स्क्रू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डेप्थ इन BSW थ्रेड। BSW थ्रेड में गहराई मापने का जो सूत्र है वो क्या है। तो BSW स्टैंड फॉर ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वॉर्थ। जो BSW स्टैंडर्ड के अनुसार अगर हमें डेप्थ ज्ञात करनी थ्रेड की तो उसका जो फॉर्मूला वो होता है 0.6403 इंटू में पिच। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ब्लैंक साइज ऑफ राउंड रोड टू कट एक्सटर्नल थ्रेड। बाहरी थ्रेड को काटने के लिए गोल रोड का खाली आकार क्या है। तो ये होता है हमारा मेजर डायमीटर या प्रमुख व्यास। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्राइवर गियर रिक्वायर्ड टू कट 3 mm पिच ऑफ ए जॉब ऑफ लेथ मशीन having a lead screw of 6 mm pitch and driven gear has the 120 teeth। 6 mm पिच चालित गियर में 120 दांत होते हैं और एक खराद पर काम करने के लिए ड्राइवर गियर को 3 मिलीमीटर पिच में कटौती करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M = DT। तो यहाँ क्या होता है कि जो PD कह सकते हो ये है पिच डायमीटर और N है नंबर ऑफ टिथ। तो यहाँ M है वो दोनों में समान है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है D1/D2 इज इक्वल्स टू T1/T2। D है वो डायमीटर है, T है वो नंबर ऑफ टिथ है। तो जो हमें दिया गया है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो D1 दिया गया है हमें वो दिया गया है 6 mm और D2 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3 mm। और इसी क्रम में जो T1 दिया गया है वो दिया गया है 120। तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं T2 की वैल्यू। तो T2 की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू में D2/D1। तो T1 की वैल्यू है 120, D2 की वैल्यू है 3, D1 की वैल्यू है 6। तो जब हम काटेंगे 6 दूनी 12 तो कितना आएगा 20 दिया 60। तो 60 टिथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर मूव्स ओवर द बीम। वर्नियर कैलिपर का कौन सा भाग बीम के ऊपर चलता है। तो ये होता है हमारा वर्नियर स्लाइड। तो वर्नियर स्लाइड इज ए पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर दैट मूव्स ऑन द बीम। बीम एक तरीके से कह सकते हो जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल के ऊपर एक वर्नियर स्केल होता है और वर्नियर स्केल को हम मेन स्केल के ऊपर रोटेट कर सकते हैं। तो किसके हेल्प से वर्नियर स्लाइड होता है वो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज XX के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो ये हमारा क्या है कि वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम इंटरनल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन
और डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। तो बाहरी आयाम, अंतर्व्याम और गहराई को हम माप सकते हैं। तो इसके जो पार्ट्स नेम है मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारा डेप्थ बार। इनकी हेल्प से जो ऊपर वाले जो जा है, इनकी हेल्प से हम इंटरनल डायमेंशन या इंटरनल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। ये जो जा है, इनकी हेल्प से हम एक्सटर्नल डायमेंशन या एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। ये जो हमारा मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। या हमारे एक स्क्रू लगा होता है उसको टाइट करने के लिए, या जो भी रीडिंग हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएँ। तो ये पार्ट्स होते हैं हमारे वर्नियर कैलिपर के। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स क्या है, एक वर्नियर स्केल है या मेन स्केल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की सटीकता क्या है, या वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.02 मिलीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्क्राइबर परमिट्स द जीरो सेटिंग इन वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा स्क्राइबर शून्य सेटिंग की अनुमति देता है। तो ये होता है ऑफसेट। तो ऑफसेट स्क्राइबर परमिट्स द जीरो सेटिंग इन वर्नियर हाइट गेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये तो है हमारी अनविल। और किस तरह की अनविल है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको सी फ्रेम में, सी की फॉर्म में है। ये जो एक्स है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा स्पिंडल। ये होता है हमारा लोक नट। लोक नट, ये हमारा हो गया लोक नट। ये होगी अनविल, इसको हम बोल सकते हैं सी फ्रेम। ये होता है हमारा स्पिंडल। एक होता है हमारा स्पिंडल हो गया, उसके बाद होता है हमारा थिम्बल और स्लीव। ये हो गया हमारा थिम्बल। ये हो गया, ये जो रीडिंग ऊपर दिखाई दे रही है ये होती है स्लीव। और पीछे होता है हमारा एक तरीके से रेचेट बोल सकते हैं। और रेचेट के ऊपर क्या है, नर्लिंग की होती है, ताकि हमारा हाथ ना फिसले रीडिंग जब हम लेते हैं। तो आपको दोबारा बता देता हूँ मैं। ये हमारा सी फ्रेम, ये होती है हमारी अनविल, ये हमारा स्पिंडल, ये होता है लोकनट, ये होता है हमारा थिम्बल, ये होते हैं स्लीव, और ये होती है रेचेट। रेचेट के ऊपर नर्लिंग की होती है। तो यहाँ एक्स क्या है, एक्स क्या है, स्पिंडल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाह्य माइक्रोमीटर का जो कार्य सिद्धांत है वो क्या है। जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सेलेक्ट ए वर्नियर कैलिपर फॉर रीडिंग ए मेजरमेंट। माप पढ़ने के लिए एक वर्नियर कैलिपर का चयन कैसे करें। तो एक्यूरेसी नीडेड एंड साइज ऑफ द जॉब टू बी सेलेक्ट ए वर्नियर कैलिपर फॉर रीडिंग ए मेजरमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीडिंग इन द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की हमें रीडिंग बताने की, जो रीडिंग है वो कितनी है। तो एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। जो ऊपर वाला है वो है हमारा मेन स्केल, नीचे वाला क्या है, वर्नियर स्केल। तो हमें ये देखना है कि जो मेन स्केल के ऊपर हमारी रीडिंग क्या है। तो यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, 25 से। तो आप छोटे छोटे बॉक्स को काउंट करना, 25 और 30 के बीच में। तो 25 से जब हम आगे जाएंगे तो 26, 27, 28 और 29। तो जब हम 25 से 30 की तरफ मूव करेंगे तो आप देखोगे कि जो इसकी जो जीरो है, जो वर्नियर स्केल की जो जीरो है वो कहाँ कोइंसाइड कर रही है, वो 29 से आगे कोइंसाइड कर रही है। तो 25, 26, 27, 28, 29। तो जो मेन स्केल की रीडिंग है वो तो है 29 पे। तो जो जब जीरो को देखोगे तो 29 से और 30 के वो बीच में है। अब मैं आगे चलता हूँ।
अब हमें वो पॉइंट नोट करना है, उसने एरो से इंडिकेट भी कर दिया है कि जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल है वो कहाँ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो वो हमें देखना है कि 15 और 20 के बीच में 15, 16, 17, 18, 19, तो वो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है 19। इसी तरीके से जो वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02, तो कितना आ जाएगा 29.19, को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.38, तो 19.38। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का जो मेन उद्देश्य है या प्रमुख जो लाभ है वो क्या है। तो हाइट गेज से मेनली हम हाइट को मेजर करते हैं या मार्किंग के भी काम में आता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर्स इंडिकेट द डेंस स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग के व्हील में घनी संरचना है वो किस संख्या को इंगित करती है। तो वो हमारी करती है 2 को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। विच डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील वाले व्हील को बंधक वाले पदार्थों की जो ताकत है उसको क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है हमारा ग्रेड। तो ग्रेड डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। जो ग्राइंडिंग व्हील है वो किस मटेरियल का बना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो किससे पता चलता है, ये पता चलता है ग्रेडिंग से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अब्रेसिव ग्रेन साइज ऑफ कोर्स। जो मोटे अनाज का जो आकार है वो क्या होता है। तो ग्रेन साइज चलता है ग्राइंडिंग व्हील्स के अंदर। तो ये कह रहा है कि जो अब्रेसिव ग्रेन साइज ऑफ कोर साइज, उसका जो साइज होता है वो कितना होता है, वो होता है 10 से 24। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अब्रेसिव इज यूज फॉर ग्राइंडिंग इज या ग्राइंडिंग इन सीमेंटेड कार्बाइड्स। सीमेंटेड कार्बाइड में ग्राइंडिंग के लिए किस अपघर्षण का उपयोग करते हैं। तो सीमेंट कार्बाइड में ग्राइंडिंग के लिए जो अब्रेसिव यूज करते हैं वो हम करते हैं ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अब्रेसिव इज यूज फॉर ग्राइंडिंग हाई स्पीड स्टील। उच्च गति वाले स्टील को ग्राइंडिंग के लिए किस अपघर्षण का उपयोग करते हैं। तो ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज यूज एज ए अब्रेसिव फॉर द ग्राइंडिंग द हाई स्पीड स्टील। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अब्रेसिव इज यूज फॉर ग्राइंडिंग ब्रास। पीतल को ग्राइंडिंग करने के लिए किस अपघर्षण का हम उपयोग करते हैं। तो पीतल की ग्राइंडिंग करने के लिए जो हम अब्रेसिव यूज करते हैं वो हमारा होता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेटर सिंबल डिनोट्स द एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब्रेसिव। कौन सा अक्षर प्रतीक एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपघर्षण को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है V। तो V लेटर सिंबल डिनोट्स द एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब्रेसिव। तो सॉरी A दर्शाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉन्डेड ग्राइंडिंग व्हील विल नॉट अफेक्टेड इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंडीशंस। कौन सा बंद वाला ग्राइंडिंग व्हील सामान्य तापमान की स्थिति को प्रभावित नहीं करता। तो ये जो नहीं करता है वो होता है वर्टिफाइड बॉन्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्सटेंस होल्ड द अब्रेसिव इन ग्राइंडिंग व्हील। कौन सा पदार्थ ग्राइंडिंग व्हील में अपघर्षण बांधे रखता है। तो ये हमारा होता है बॉन्ड। तो बॉन्ड इज ए सब्सटेंस विच होल्ड द अब्रेसिव इन द ग्राइंडिंग व्हील। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिनोट्स द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता को कौन दर्शाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील की जो कठोरता दर्शाई जाती है वो दर्शाई जाती है ग्रेड्स में। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नेचुरल अब्रेसिव। कौन सा प्राकृतिक अपघर्षक है। तो जो नेचुरल अब्रेसिव होता है या प्राकृतिक अपघर्षण है वो है हमारा एम्ब्री। जो एम्ब्री पेपर होता है वो एक नेचुरल अब्रेसिव है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एम डज या डिनोट्स द ग्रेड्स इन द ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड में एम किसको दर्शाता है, तो एम फॉर द मीडियम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। ग्रेडिंग होती है, जैसे मीडियम है, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो एम डिनोट्स करता है मीडियम को या मध्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रेन साइज इज वेरी फाइन इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में किस कण का आकार बहुत महीन होता है या बहुत ही छोटा होता है, तो ये होता है 220। 220 ग्रेन साइज इज वेरी फाइन इन ग्राइंडिंग व्हील। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रेसर। इस जो ड्रेसर दिया गया है चित्र में उसका नाम क्या है या किस तरह का ये ड्रेसर है, तो ये जो ड्रेसर है एक डायमंड टूल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 46 डिनोट्स इन द मार्किंग सिस्टम ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेडिंग होती है 51A 46 H5 V8। तो इस तरीके से हम जब भी हमें ये बताना हो कि ग्राइंडिंग व्हील के अंदर कि ये 51 क्या है, ए क्या है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो किस तरीके से बताएंगे हम, जैसे जो एक तरीके से मान लो 51 है, तो 51 किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है मैन्युफैक्चरर सिंबल, कि जो मैन्युफैक्चर है जिसके द्वारा ये बनाया गया है उसका एक सिंबल को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ ए से मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो ए होगा। अगर सिलिकॉन कार्बाइड हम यूज कर रहे हैं एज ए मटेरियल, तो यहाँ पे सी होगा। ए है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर सी आ जाता है तो यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड है। जो ये 46 है ये हमारे ग्रेन को साइज को बता रहा है कि जो हमारा ग्रेन का जो साइज़ है वो कोर्स है, मीडियम है, फाइन है या वेरी फाइन है। इस तरीके से जो एच इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है कि जो कोर्स का जो साइज़ है वो सॉफ्ट है, हार्ड है या मीडियम है। इसी तरीके से जो 5 है वो बता रहा है हमारा डिस्पर्स ओपन को, और V जो बता रहा है V8 ये हमारे बता रहा है साइज़ को। मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, उसमें आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ग्राइंडिंग व्हील की जो इंडिकेशन की जाती है वो 6 तरीके से की जाती है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे 51 है वो ये दर्शा रहा है एज ए प्रीफिक्स कि जो किस मैन्युफैक्चर के द्वारा ये बनाया गया है। तो मैन्युफैक्चर सिंबल होता है इंडिकेट द एग्जैक्ट काइंड ऑफ अब्रेशन। तो अगर ए है, अगला ए बता रहे हैं हमें अब्रेसिव टाइप, जो हम अब्रेसिव का टाइप है वो कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। ए है, अगर ए यहाँ लिखा होता है तो वो इसका मतलब है कि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम एज ए अब्रेसिव यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ सी लिखा है तो इसका मतलब हम सिलिकॉन कार्बाइड एज ए अब्रेसिव यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो 36 लिखा हुआ ये हमें बताता है कि जो ग्रेन का जो साइज़ है वो कितना है, कोर्स है, मीडियम है, फाइन है या वेरी फाइन है। अगर 36 लिखा हुआ है तो हम देख लेंगे 36 कहाँ रहा है, तो 36 एक मीडियम रेंज है। अगर आता 100 तो हम बताते हैं यहाँ पे एक ये फाइन ग्रेन साइज़ है। अगर आ जाता 400 तो हम बताते हैं ये वेरी फाइन ग्रेन साइज़ है। उसके बाद जो 4th जो ग्रेडिंग है वो L, तो ये हमें बताता है कि जो मटेरियल है वो सॉफ्ट है, मीडियम है या लार्ज है। तो L से जो पहले के हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सॉफ्ट को इंडिकेट, मतलब एक तरीके से ग्रेडिंग बताई जा रही है उसकी। उसके बाद जो 5 है वो बता रहा है उसका एक तरीके से कि कितना डेंस है, डेंस टू द ओपन, मतलब डेंस एक ऐसा मटेरियल है जैसे गहराई है कि किसी चीज़ को हम एक तरफ से देखते हैं तो दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है या नहीं, तो वो कितना घना डेंस है, या ऐसा कोई पार्ट है जिसको हम एक साइड से दूसरी तरफ देख रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे गिलास ले सकते हो आप कि या कोई डायमंड का टुकड़ा है, तो डायमंड में हम अगर एक तरफ से देख रहे हैं तो दूसरी तरफ का जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो भी हम देख पा रहे हैं, तो ये होता है ओपन टू द डेंस। तो 5 है तो 5 किस कैटेगरी में आ रहा है, ये आ रहा है डेंस कैटेगरी में। इसी तरीके से जो अगला V है तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है बॉन्ड टाइप। तो बॉन्ड का टाइप है वो कौन सा है, अगर V है तो वो क्या होगा, वर्टिफाइड होगा, S होगा तो सिलिकेट होगा, R होगा तो रबड़ होगा, और R होगा तो रेजिनोइड भी होगा, E होगा तो सेलेनिक होगा, O होगा तो फिर ऑक्सी क्लोराइड होगा। तो इस तरीके से हम इसकी सीक्वेंस में बता सकते हैं। जो 23rd है वो है मैन्युफैक्चर प्राइवेट मार्किंग टू द आइडेंटिफाई द व्हील।
जो मैन्युफैक्चरर एक मार्किंग करता है ताकि व्हील की पहचान की जा सके। तो ये सीक्वेंस होती है, आप इनको आसानी से हर उसका जो सीक्वेंस है उसको आप आइडेंटिफाई करके और मेमोराइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्राइंडिंग व्हील का जो मार्किंग सिस्टम दिया गया है उसमें ये पूछा गया कि जो 46 है वो किसको डिनोट कर रहा है। तो 46 क्या बताता है, हमें ग्रेन का साइज़ बताता है कि जो हमारा जो ग्रेन का जो साइज़ है कोर्स है, मीडियम है, फाइन है या वेरी फाइन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। तो ग्रेन का जो साइड है वो मीडियम है, क्योंकि मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाया था, आप देख सकते हैं कि कोर्स की एक रीडिंग है, मीडियम की कुछ वैल्यू दी गई है, फाइन में कुछ वैल्यू दी गई है, वेरी फाइन में कुछ वैल्यू दी गई है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारी रेंज है 46 वो किस में आ रही है, एक मीडियम ग्रेन साइज़ के अंदर आ रही है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट 51 डिनोट्स इन द स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। तो 51 ये जो एक ग्राइंडिंग व्हील का जो मार्किंग स्टैंडर्ड दिया गया उसमें ये पूछ रहा है कि जो 51 है वो क्या है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 51 किसको इंडिकेट कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को इंडिकेट कर रहा है कि जो ये ग्राइंडिंग व्हील है वो किस के द्वारा बनाया गया है, क्या अब्रेसिव यूज किया गया है। तो मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर द अब्रेसिव, अपघर्षण के लिए निर्माता प्रतीक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। तो साथियों ये जो 38 क्वेश्चन थे ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट। इनमें से कौन सी धातु की प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो दो तरह की मेटल होती है, एक होती है फेरस मेटल, एक होती है नॉन फेरस मेटल। तो फेरस मेटल वो मेटल होते हैं जिसके अंदर लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती हो, और नॉन फेरस मेटल वो होते हैं जिसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती हो। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा आयरन एज ए मेजर कंटेंट है। तो ये हमारा कहलाएगा फेरस मेटल या लोह धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है। तो वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा कहलाती है मास या द्रव्यमान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3 डेंसिटी या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वाट फॉर द 1 HP या हॉर्स पावर इन द ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर है वो कितने वाट के बराबर होती है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट। हीट की जो SI यूनिट है वो क्या है। तो जूल क्या होती है, SI यूनिट होती है हीट की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट है ड्राइंग के क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। तो ड्राइंग में क्या ज़्यादातर सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो सिंबल है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, ये सिंबल यूज़ करते हैं हम स्टील या इस्पात के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये कन्वेंशनल सिंबल है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, हम ये करते हैं ग्लास के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये जो सिंबल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये करते हैं हम कंक्रीट या ठोस के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रिम साइज ऑफ A4 शीट। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको A0 का जो साइज़ है वो याद रखना है। A0 का जो साइज़ होता है वो होता है 841 गुणा में 1189। अगर आपको A1, A2, A3, A4 किसी का भी साइज़ निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको टेबल याद करने को कहूँ तो आप थोड़ी देर या कुछ समय के लिए आप याद कर पाएंगे, लेकिन
कुछ टाइम बाद आपको भूल जाएंगे कि 841 आगे था, 1189 आगे था, कौन सा आगे था, कौन सा पीछे था। तो इसका निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको A1 सीट का जो साइज़ निकालना है तो आप पीछे जो दिया गया है उसको 2 से डिवाइड या 2 से भाग करना है और पॉइंटों में वैल्यू नहीं लेनी है, हमें राउंड ऑफ लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 5 10, 2 9 18, 2 चौक 8। पॉइंटों को हमें भूल जाना है। मल्टीप्लाई किससे होगी या पीछे क्या लिखा जाएगा जो यहाँ आगे लिखा गया है। इसी तरीके से हमें A2 का साइज़ निकालना है तो जो पीछे दिया गया है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, और जो आगे दिया गया है वो पीछे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम A3, A4, A5, A5, A6 का सम पेपर का जो साइज़ है वो निकाल सकते हैं। तो हमें केवल A0 841 गुणा में 1189 होता है, केवल हमें यही याद रखना है। और बाकी जो मैंने कैलकुलेशन बताई कि पीछे वाले को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आगे लिख देंगे, और आगे वाले को एज इट इज़ पीछे लिख देंगे। इसी तरीके से हम पेपर का साइज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि A4 का जो साइज़ हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 210 गुना में 297। सारे डायमेंशन किस में होती है, मिलीमीटर या mm के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर द IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम है वो सही है। तो एक तरीके से इनमें 2 डायमेंशन होती है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ये जो खड़ी हुई है हमारी वर्टिकल डायमेंशंस है। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस के ऊपर जो नंबरिंग की जाती है वो हॉरिजॉन्टल में ही की जाती है, और वर्टिकल में जो डायमेंशन की जो नंबरिंग की जाती है वो वर्टिकल फॉर्म में की जाती है। तो ये इसलिए ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन बताता हूँ कि गलत क्यों है। इस ऑप्शन को अगर देखते हैं तो इसमें क्या है कि डायमेंशन को नीचे लिख दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया। अगर इसकी बात करता हूँ तो इसमें भी इसने नीचे लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें इसने क्या कर दिया, एक बार नीचे भी लिख दिया, हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस लिख दिया, लेकिन वर्टिकल डायमेंशंस में वर्टिकल की तरीके से ही लिखा जाता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। हमें प्रिज्म का टाइप बताना है कि जब भी हमें प्रिज्म का टाइप बताना है तो हम प्रिज्म को टॉप से देखेंगे। तो टॉप से देखने पर हमें 4 साइड दिखाई दे रही, 1 2 3 4। तो 4 साइड किसकी होती है, रेक्टेंगल की भी होती है, स्क्वायर की भी होती है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइडें आपस में इक्वल होती है, रेक्टेंगल में क्या है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है। तो देखने से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारी स्क्वायर प्रिज्म है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन। अब जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के सही भविष्य काल के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। वी डैश टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। ये कह रहा है कि फ्यूचर टेंस हमें यूज करना है, फ्यूचर टेंस के वर्ब को हमें यूज करना है। तो वी विल गो टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट के बाद या जू में जाएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। रिक्त स्थान को सही शब्द भरे। दे डैश गुड फ्रेंड्स। तो दे आ रहा है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो दे आर गुड फ्रेंड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। तो हमें वर्ब की जो प्रेजेंट टेंस की जो फुल फॉर्म है वो हमें यूज करनी है। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। डैश आर यू गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरे। आई मेड दिस केक। तो आई का जो सर्वनाम होता है, प्रोनाउन होता है आई, माई, मी। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरे। तो सी मेड दिस केक, सी होता है महिलाओं के लिए या फीमेल्स के लिए, तो सी हर हर। तो सी मेड दिस केक हर सेल्फ।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित प्रत्ययवर्ती सर्वनाम के साथ भरे। सी हैज हार्ट, तो सी महिलाओं के लिए, तो सी हर, तो सी हैज हार्ट हर सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिलीव्ड हर मिस्चीफ, जो उसकी आंखें वो टिमटिमारी, तो द लिटिल गर्ल्स ट्विंकिंग आइज रिलीव्ड टू हर मिस्चीफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। उपयुक्त स्थान पुरुष तर्क के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। तो माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, जो मेरा घर है वो थर्ड फ्लोर पर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। सही पर्सन का उत्तर चुनिए। डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, जो भी फंक्शन था उसका जो स्पीकर है वो कौन था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड। निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज को हम दूसरा नाम कहते हैं मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोनाउंसिएशन रेफर टू। उच्चारण को इसको संदर्भित करता है। तो प्रोनाउंसिएशन से मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। जब भी हम किसी शब्द को बुलाते हैं, पुकारते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये हमारा क्या आता है प्रोनाउंसिएशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। शब्द के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्यों के रूप में व्यवस्थित करें। तो कुछ वर्ड दिए गए, टीचर, स्कूल, वर्क, सी, ए, एज, तो इनको मिला के हमें क्या करना है कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सी वर्क एज ए स्कूल टीचर, वहीं स्कूल अध्यापिका के तौर पर कार्य करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है आवाज़ का उतार चढ़ाव या इंटोनेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता हो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करते हो वो कहलाते हैं हमारे विषमयादि बोधक या इंटरजंक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू हायर ऑफिसर सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइजर यू शुड यूज। जब भी आप अपने शिक्षक, परीक्षक, पर्यवेक्षक या किसी उच्च अधिकारी से मिलते हैं तो आप क्या अभिनंदन करते हैं। तो ये डिपेंड करता है टाइम पे या समय पे। अगर आप सुबह के टाइम मिल रहे हैं तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, अगर दोपहर के समय मिल रहे हैं तो हम गुड आफ्टरनून बोलेंगे, अगर शाम के समय मिल रहे हैं तो हम गुड इवनिंग बोलेंगे, अगर रात के समय मिल रहे हैं तो हम गुड नाइट से प्रोनाउंस करेंगे। तो जब भी हम अपने सीनियर या किसी उच्च अधिकारी से मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम हम अभिनंदन कर सकते हैं। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है। तो आंसर शब्द में जो मूक अक्षर है वो है हमारा W। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू ऑफ डिस्कस एडिकेट्स। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा सही है। तो क्या होता है कि जब भी हम मान लो कोई मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग के अंदर हमें हर व्यक्ति के सजेशंस या हर व्यक्ति की बातों को सुनना चाहिए। तो लिसन टू द अदर ये एक अच्छा शिष्टाचार कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। दूसरों की बातें सुनना एक अच्छे शिष्टाचार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू नॉट ऑफ डिस्कस एडिकेट्स। चर्चा के शिष्टाचारों का कौन सा सही नहीं है, कौन सा डू नॉट नहीं है। तो जब हम कोई मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग्स में क्या है कि हम अननेसेसरी बहस कर रहे हैं, टॉपिक से हटकर कोई बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा एडिकेट्स नहीं है। आर्ग्यू अननेसेसरी अनावश्यक बहस करना ये एक चर्चा
शिष्टाचार नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो कौन सा है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो होता है हमारा CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो 10 इज ए कार्डिनल नंबर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो 1 इज ए कार्डिनल नंबर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा विषमवादी बोधक वाक्य है। तो जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं या विषमवादी बोधक वाक्य होते हैं उनके लास्ट में ये सिंबल आता है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A1 व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए एक्टिव वॉइस। जैसा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा लोअर क्लास में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो इसमें एक पूछ रहा है कि जो हमारा कौन सा सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस को जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सारे ऑप्शन गलत हो गए। जो राइट आंसर है हमारा वो है राम हैज़ पास द एग्ज़ाम। तो ये सेंटेंस एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो इसी तरीके से विच वन इज ए पैसिव वॉइस। ये कह रहा है कि कौन सा जो सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस है। तो मैंने बताया था कि जब भी हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बाई का उपयोग करते हैं। तो हर हस्बैंड वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।